क्या हाल है साथियों। मैं विकास तोमर आपके अपने ट्रस्टवर्दी चैनल कलेक्टिव स्टडी फॉर सक्सेस पे आप लोगों का स्वागत करता हूं। देखिए, आज हम लोग देखेंगे 22 फरवरी का करंट अफेयर हिंदी इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, इसको आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। कोई डाउट है तो आप हम लोग को कांटेक्ट कर सकते हैं 9650347272 पर। आज की जो 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं प्रीलिम्स और मेंस में आ सकते हैं यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और अदर स्टेट पीसीएस एग्जामिनेशन में, वो हैं ये सारे जिनको अब हम लोग देखेंगे विस्तार से। अब फर्स्ट टॉपिक इज फ्रॉम जनरल स्टडीज पेपर 1, सोशल इश्यूज से संबंधित है। देखिए, प्रोस्टिट्यूशन, ठीक, वेश्यावृत्ति जो है, ये अभी एक पिक्चर आ रही है गंगूबाई काठियावाड़ी, ठीक। तो उसकी वजह से जो जिनके ऊपर ये बनाई गई है मूवी, उनके जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो लोग कुछ कह रहे हैं कि गलत तरीके से उनको दिखाया गया, ये सारी बातें। खैर, मेन चीज़ ये है कि ये जो है आपका गंगूबाई काठियावाड़ी जो थी, ये गुजरात की रहने वाली थी, मुंबई में ब्रॉथल ओनर थी, बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल थी, और ये चाहती थी कि जो ये कमर्शियल सेक्स वर्कर्स होते हैं, इनके भी कुछ अधिकार होते हैं, उन अधिकार को जो है लोगों को मानना चाहिए। तो इसके लिए इन्होंने काफ़ी लॉबिंग भी करी थी पॉलिटिशियन से मिलकर, ठीक। और इनके बारे में एक किताब लिखी है, ये हुसैन जैदी, आप लोगों ने नाम सुना होगा। ये एक्चुअली अंडरवर्ल्ड डॉन जो भी होते हैं उनके ऊपर इन्होंने काफ़ी सारी किताबें लिखी हैं। तो ये किताब इनकी थी माफिया क्वीन ऑफ मुंबई, ठीक, 2011 में लिखी थी। उसके ऊपर ये आधारित है, गंगूबाई काठियावाड़ी, ठीक। संजय लीला बंसाली जी ने इसको निर्देशित किया है, डायरेक्ट किया है। और ये मिनिस्ट्री जो हमारी है विमेन चाइल्ड डेवलपमेंट, उसकी एक उजावला स्कीम है। देखिए, एक उज्ज्वला स्कीम है, वो अलग है, ठीक। ये उजावला स्कीम है इसमें क्या है कि कोई ऐसे विक्टिम हैं ट्रैफिकिंग के, ठीक है, या फिर कमर्शियल सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन के, तो उनका इन सब ट्रैफिकिंग को जो है रोकना, उनको रेस्क्यू करना, उनका जो है पुनर्वास करना, रिहेबिलिटेशन करना और रीइंटीग्रेशन करना सोसाइटी में, इसके लिए उजावला स्कीम। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन उजावला स्कीम एंड उज्ज्वला स्कीम। उज्ज्वला स्कीम क्या है, कमेंट करके बताइएगा। किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है, कौन लाभार्थी होते हैं, क्या फीचर्स हैं, यूनिक फीचर्स हैं, तो जरूर बताइएगा, ठीक। उजावला वर्सेस उज्ज्वला, ठीक। और नेक्स्ट टॉपिक इज ऑन जनरल स्टडीज पेपर 3, इकोनॉमी संबंधित है। वैसे जो है इसको कॉर्पोरेट गवर्नेंस आप लोगों ने पढ़ा होगा। जनरल स्टडीज पेपर 4 जो है एथिक्स वाला, उसके सिलेबस में भी दे रखा है, ठीक। निगम से संबंधित शासन प्रणाली, अभी सेबी जो ये सेंसेक्स और जो स्टॉक मार्केट होता है उसको रेगुलेट कौन करता है भाई, कौन विनियमित करता है, नियामक कौन है, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसने ये कहा है कि जो भी कंपनियां लिस्टेड हैं स्टॉक एक्सचेंज पे, वो लोग स्वतः वॉलंटरीली जो है अपनी स्वेच्छा से जो रोल है चेयरपर्सन का और मैनेजिंग डायरेक्टर का, उसको अलग अलग कर सकते हैं, ठीक। ये जो भी लिस्टेड है उनके लिए बोला है, अपनी स्वेच्छा से कर सकते हैं। लेकिन 1 अप्रैल 2022 से जो टॉप 500 कंपनीज हैं उनके लिए तो मैंडेटरी है, अनिवार्य है, ठीक। अब आप लोग के दिमाग में आ रहा होगा कि सर ये चेंज कर देंगे तो क्या मतलब, इन लोग का रोल क्या क्या होता है। देखिए, चेयरपर्सन हर कंपनी में, ठीक, एक बोर्ड होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक। उसका हेड कौन होता है, चेयरपर्सन होता है, ठीक। और जो आपका एमडी होता है, मैनेजिंग डायरेक्टर होता है, वो मैनेजमेंट यानी प्रबंधन का हेड होता है, ठीक। और ये मैनेजिंग डायरेक्टर इस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को जो है रिपोर्ट करता है कि किस तरीके से मैनेजमेंट या प्रबंधन चल रहा है, ठीक। तो इसके पीछे ये जो सेपरेशन किया जा रहा है कि दोनों लोग को अलग अलग करो, चेयरपर्सन को अलग करो, एमडी को अलग करो, ये इसके पीछे यही कि बैलेंस्ड गवर्नेंस स्ट्रक्चर बनी रहे, मतलब कि एक जो है आपका संतुलित शासन संरचना बनी रहे, ठीक। तो इसके लिए किया जा रहा है, और ये काफ़ी सारे जो हमारे देश के ये हैं उद्योगपति, इनको जो है लाभान्वित करेगा ये जो अभी सेबी का निर्णय आया है, ठीक। तो ये चीज़ याद रखिएगा, दोनों में डिफरेंस क्या है, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। और नेक्स्ट टॉपिक ऑन जनरल स्टडीज पेपर 1, हिस्ट्री संबंधित। देखिए, इंडियन होम रूल सोसाइटी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों ने होम रूल सोसाइटी के बारे में सुना होगा। इनसे संबंधित एक नाम जो अब हमेशा इनसे जुड़ा आता है वो है इस ऑर्गेनाइजेशन को, इस संगठन को फाउंड करने वाले संस्थापक श्याम जी कृष्णा वर्मा, ठीक। इन्होंने क्या है कि लंदन में ये संस्था खोली थी, और जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी भारत में, ठीक, उसकी एक तरीके से वही काम सारे ये भी करती, लेकिन लंदन में रहते हुए करती थी ब्रिटिशर्स के खिलाफ। और जो है आपका लोगों को प्रेरित करते थे कि ब्रिटिशर्स की जो कुनीतियां हैं भारत में, ठीक, औपनिवेशिक काल में कॉलोनियल गवर्नमेंट जो बना रखी, तो उसके खिलाफ लोगों को जागरूक किया जाए, अवेयर किया जाए, और भारत में स्वशासन यानी कि सेल्फ होम रूल या फिर जो है सेल्फ गवर्नेंस का एक मॉडल बनाया जाए, ठीक।
तो अब इसके फैक्ट थोड़े देख लेते हैं। संस्थापक मैंने बता दिया, श्याम जी कृष्णा वर्मा जी थे। लंदन में इसको जो है फाउंड किया था उन्होंने 18 फरवरी 1905 को। सेल्फ रूल इन ब्रिटिश इंडिया, ठीक। और इसमें इन्होंने कई लोगों ने जो है भारत के जो स्वतंत्रता सेनानी थे उन्होंने सपोर्ट भी किया था, जैसे कि भीकाजी कामा, दाताभाई नरोजी, द ग्रेट ग्रेट क्या है नाम इनका, ग्रेट ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया इनको बोला जाता है, ठीक। और सरदार सिंह जी राव जी SR राणा, ठीक, इन्होंने भी इस संस्था को जो है संगठन को सपोर्ट किया था, ठीक। और ये एक जो मॉडल था होम रूल सोसाइटी का, ये मॉडल किस पे आधारित था? विक्टोरियन पब्लिक इंस्टीट्यूशन जिस तरीके से होते थे उसी पे आधारित था। ये मेट्रोपॉलिटन ऑर्गेनाइजेशन था, इसीलिए इसका खुद का एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन भी था, लिखित रूप में, ठीक। अच्छा, यूके में आज भी लिखित कोडिफाइड संविधान नहीं है, ध्यान रखना। पार्लियामेंट वहाँ की जो भी लॉ बनाती है वो संविधान का हिस्सा बन जाती है, लेकिन भारत में क्या है, संविधान अलग है, पार्लियामेंट अलग है और संविधान सुप्रीम है, ठीक। तो यहाँ पर जो है होम रूल सोसाइटी का अपना लिखित संविधान था और इसमें उद्देश्य यही था कि भाई साहब होम रूल भारत में बनाया जाए, स्वशासन बनाया जाए और इंडिया का जो है प्रोपेगेंडा चलाया जाए और किसी भी तरीके से इंडियंस की बात रखी जाए, ठीक। और ये ओपन फॉर मेंबरशिप था सभी इंडियंस के लिए। और इसको जो है कई सारे जो भारतीय स्टूडेंट थे, इंडियन पॉपुलेशन थी ब्रिटेन में, उसने इसका सपोर्ट किया था, ठीक। इसमें रिक्रूट किया था यंग इंडियन एक्टिविस्ट जो थे, जिनका और जो भी रेवोल्यूशनरी मूवमेंट जो भारत में आंदोलन चल रहे थे क्रांतिकारी, उन सबको जो है ये सपोर्ट करता था आपका होम रूल, ठीक है। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने अभी जो है श्याम जी कृष्णा वर्मा की जो मिट्टी थी, ठीक है ना, जो एशेस थी, जो उनकी अस्थियां थी, ठीक, वो स्विट्जरलैंड से वापस लेके आए थे जब वो चीफ मिनिस्टर थे गुजरात के 2003 में, ठीक। और उनको जो है मोदी जी को अभी एक सर्टिफिकेट भी दिया गया था श्याम जी कृष्णा वर्मा का, फ्रॉम सर्टिफिकेट्स ने दिया था यूनाइटेड किंगडम ने, जब उन्होंने 2015 में यूनाइटेड किंगडम को विजिट किया था, ठीक। ये एक जो है यहाँ पे इनकी फ़ोटो भी है, श्याम जी कृष्णा वर्मा, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। हिस्ट्री से ऐसे क्वेश्चन जो करंट अफेयर में है तो बनते हैं। और मैं आप लोगों को बता रहा हूँ करंट अफेयर से ही, अब पैटर्न ये है कि करंट अफेयर पढ़ो और उससे बैक जाके जनरल स्टडीज़ के क्वेश्चन बन रहे हैं। तो करंट अफेयर अगर अच्छे से पढ़ाया जा रहा है, जैसे कि हम लोग यहाँ पे पढ़ाते हैं, तो आपको जो है फिर से बुक के पहले पेज से आखिरी पेज तक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक। इसी से ही आपका जो है करंट अफेयर और बैकग्राउंड नॉलेज के जरिए आपका जो है पूरा पेपर आपका सॉल्व हो सकता है, कट ऑफ आराम से क्लियर हो जाएगी प्रीलिम्स की, ठीक। और मेंस में भी कई सारी जो चीज़ें हैं वो यहीं से आती हैं, ओवरलैपिंग जो है सिलेबस है, आपको जानते ही हैं। और नेक्स्ट टॉपिक इस फ्रॉम जनरल स्टडीज़ पेपर 3, डिफेंस एंड सिक्योरिटी संबंधित है। देखिए, म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस अभी हुआ, ठीक है। तो ये ऐसा नहीं कि अभी यूक्रेन और रशिया के बीच में गहमा गहमी चल रही है तो इसलिए ये हुआ, ये हर साल होता है, हर साल होता है। और यहाँ पर हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं, ठीक, डॉक्टर S जयशंकर जी, उन्होंने ये कॉन्फ्रेंस तो चल ही रहा था सम्मेलन, इसके जो है बगल में मतलब साइड लाइन पे कई सारे जो यूरोप के, एशिया के जो मिनिस्टर्स थे उनके साथ में 1-to-1 इंटरेक्शन किया, ठीक। म्यूनिक कहाँ पे है? जर्मनी में, ये आपको पता ही होगा। और ये हर साल होता है, एनुअल सम्मेलन है ये, और इंटरनेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी संबंधित है। म्यूनिक में ब्रावारिया जर्मनी में ये 1963 से हो रहा है हर साल, ठीक। और ये पिछले 4 दशकों में, 1963 में पहली बार हुआ था, तो जो है कई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। एक स्वतंत्र फोरम है ये, ठीक, यूनाइटेड नेशंस का नहीं है, इससे ये चीज़ आप समझ सकते हो, कभी पूछ ले वहाँ पे क्वेश्चन तो, ठीक। जैसे एक बार यूपीएससी ने पूछा था कि क्या बताइए IUCN क्या यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र का एक वो है, संगठन है क्या? नहीं है, ठीक है। इसीलिए मैं कहता हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जरूर लगाइए, सिलेबस जरूर पढ़िए, उससे आप जो है रेलिवेंट चीज़ें पढ़ोगे, लिंक कर पाओगे, इंटरलिंकिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक। तो एक्सचेंज यहाँ पे कर सकते हैं व्यूज़, किस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे जो है सिक्योरिटी पॉलिसी या फिर डिसीजन मेकर्स हैं वो सब आपस में बात करते हैं, शांति बहाली बनी रहे, ठीक है। और इसमें 300-350 जो है सीनियर लोगों ने जाके वहाँ पे भाग लिया 70 कंट्रियों से, और डिबेट चली फ्यूचर सिक्योरिटी चैलेंजेस, और अभी जो यूक्रेन में ये सब चल रहा है इसके चक्कर में, ठीक। और अटेंडीज़ कौन होते हैं भाई साहब? हेड ऑफ स्टेट होते हैं, गवर्नमेंट, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, कई लोग होते हैं, आर्म फोर्सेस के लोग भी होते हैं, सिविल सोसाइटी के भी। हर साल होता है, फरवरी के महीने में होता है। वेन्यू होता है होटल बायरिशर हॉफ इन म्यूनिक, बावारिया, जर्मनी, ठीक। इतनी चीज़ें इसमें आपको देखनी पड़ेंगी। जर्मनी की देखिए यहाँ पे मैप दे रखा है, कौन कौन सी कंट्रीज टच करता है, पोलैंड, चेक रिपब्लिक, म्यूनिक, स्विट्ज़रलैंड हो गया, ये कौन सा कंट्री बताइए अच्छा यहाँ पर, ठीक है।
और फ्रांस, बेल्जियम, नेदरलैंड। ठीक, लग्जमबर्ग अच्छा बताइए कहाँ पे, कल मैंने आप लोगों को पढ़ाया भी था इससे संबंधित। और नेक्स्ट टॉपिक इज फ्रॉम जनरल स्टडीज पेपर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी संबंधित। देखिए, विज्ञान सर्वत्र पूज्यते। ठीक, ये जो हमारा भारत में आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है। अच्छा, आज़ादी का अमृत महोत्सव इतना ज़्यादा जगहों पर है, तो उससे ये तो नहीं पूछा सकता है बताइए कौन कौन सा आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत आता है ये वाला प्रोग्राम। बट ये जो पूछा सकता है क्वेश्चन कि आज़ादी का अमृत महोत्सव हम क्यों मना रहे हैं। 75 साल हमारे देश की आज़ादी को हो गए हैं, उससे संबंधित जो है इसको मनाया जा रहा है। ठीक, तो इसको जो है इसके पीछे का क्या रीज़न है आज़ादी के अमृत महोत्सव को मनाने का, ये पूछा जा सकता है आप लोगों से। ठीक, और जो पूछा जाएगा देखना, आप जो चीज़ मैं बोलता हूँ ना, ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली जरूर क्वेश्चंस में आएंगी, तो इसलिए आप इसको जरूर जो है सीरियसली पढ़ा करिए। ठीक, ये एक हफ्ते भर चलेगा और विज्ञान सर्वत्र पूज्यते आपका फरवरी 22 से 28 तक 75 लोकेशन पे चलेगा अपने देश में कई जगहों पर। और इसमें जो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक मेगा एक्सपो होता है, नेशनल साइंस बुक फेयर होता है, न्यू दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में होता है। ठीक, ये जॉइंटली कौन कौन ऑर्गेनाइज करता है भैया, बहुत सारे हैं इसमें। आपका डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, बायोटेक्नोलॉजी CSIR है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज है, एटॉमिक डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च है, AICTE है, DRDO है। और ये सब कुछ किसके अंतर्गत होता है, प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइज़र, प्रिंसिपल साइंटिफिक ऑफिसर जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और साथ ही साथ मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर भी इसमें भाग लेता है। अब ये जरूर पूछा जा सकता है, क्यों, क्योंकि लोग कहेंगे भैया विज्ञान, अगर ये देंगे कि इन्होंने भी ऑर्गेनाइज किया, लेकिन लोग सोचेंगे यार कल्चर का क्या इसमें मतलब है। ठीक, तो तुक्केबाजी नहीं करनी है, पढ़ो, पढ़ के जाओगे तो ज़्यादा आसानी से जो है आपके मार्क्स आ सकेंगे। तो कल्चर भी है, इसको ऑर्गेनाइज करने में ध्यान रखिएगा, कल्चर मिनिस्ट्री भी है। विज्ञान प्रसार जो है ये एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है, स्वायत्त संगठन है, दोस्त के अंतर्गत, यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत, जो कि जिसको जो है प्रमोट करता है साइंस कम्युनिकेशन इन द कंट्री, इज़ अ कोऑर्डिनेटिंग एजेंसी। विज्ञान प्रसार जो है इसमें कोऑर्डिनेट करता है सारी चीज़ों पे। 4 थीम पर ये प्रोग्राम इस बार ग्रुप किया गया है। पहला क्या है कि हिस्ट्री क्या है साइंस एंड टेक्नोलॉजी की हमारे देश में, क्या मील के पत्थर हमने साइंस, मॉडर्न साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जो है बनाए हैं। स्वदेशी पारंपरिक इन्वेंशन और इनोवेशन क्या है, यानी कि स्वदेशी परंपरागत आविष्कार और नवाचार क्या है। और ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, किस तरीके से हम जो है भारत को बदल रहे हैं। ठीक, इसमें ये ध्यान रखिएगा। ऑफिस ऑफ द प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इसके अंतर्गत ये हुआ है। ठीक, सारी चीज़ें ध्यान रखिएगा। स्लोगन राइटिंग कंपटीशन है ये आपका, विज्ञान सर्वत्र पूज्यते। नेक्स्ट टॉपिक इज फ्रॉम जनरल स्टडीज पेपर 3 इकोनॉमी संबंधित। देखिए, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी, यानी कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। तो अभी क्या है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ये बोला था कि जो भी NBFCs हैं, ठीक, NBFCs हैं, उनकी टाइमलाइन को इन्होंने बढ़ाकर 6 महीने बढ़ाकर अब 30 सितंबर कर दिया है। टाइमलाइन किसके लिए बढ़ाया है, इन्होंने कहा है कि जो नए तरीके से NPA घोषित करने हैं, ठीक, अब वो 30 सितंबर तक आप कर सकते हो, लेकिन तब तक आप उन्हीं को ही NPA का जो रिकॉग्निशन है, मतलब कि इन्होंने कहा है कि कुछ NPA क्या होता है, पहली बात तो ये समझ लेते हैं। जब आपने मान लीजिए लोन लिया, ठीक, तो लोन का एक प्रीमियम होता है, यानी कि मूलधन होता है, और उसका ब्याज होता है, इंटरेस्ट। ठीक, तो जब भी मूलधन और ब्याज, मतलब हर महीने मान लीजिए आपको देना पड़ता है EMI, ठीक है ना। EMI को जो है जब 90 दिनों तक जो है कुछ मूलधन या फिर ब्याज नहीं आता है, तो हम उसको NPA यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट के तरीके से मान्य रखते हैं। ठीक, तो इन्होंने कहा RBI ने NBFC को कि ठीक है, तुम एक काम करो, तुम्हारे यहाँ जो NBA है, तुम्हें हम कुछ मौका दे रहे हैं, 6 महीने का और दे रहे हैं 30 सितंबर तक। तब तक जो लोग भी, जिन्होंने भी तुमसे बोरो किया है, लोन लिया है, जो भी ऋणधारक हैं, उनसे जो है उनसे मूलधन और ब्याज वसूलो, और उसके बाद फिर बताओ कि तुम्हारा NPA कितना है। ठीक, तो एक तरीके से है कि ताकि वो तेज़ी से लोगों को जो है बोलें, उनको जो है फॉलोअप ले करें, और ब्याज और जो है जो प्रीमियम है वो वापस हो, उसके बाद फिर वो कैटेगराइज कर सकेंगे कि हाँ भाई साहब इतना आ गया और अब जो बचे हैं वो इतना NPA है। ठीक, तो ये चीज़ें इसमें बस थोड़ा ध्यान रखिएगा। और 30 सितंबर तक इसकी डेट जो है बढ़ा दी गई है NBFCs के लिए। ठीक, नए रूल जो है NBFC को ये कहते हैं कि NPA जो है अकाउंट को तभी बोलो जब उसने जो है अपने EMI और ये सारी चीज़ें दे दी हैं, तभी, मतलब जब नहीं दी हैं तब। ठीक, अदरवाइज उसको NPA में जोड़ना चाहिए। ठीक है, और जो लोग मूलधन और अपना ब्याज व्याज दे देंगे उसको स्टैंडर्ड एसेट में कर देंगे, चेंज करके, ना कि NPA में।
ठीक, तो ये रीपेमेंट अगर हो जाता है एंटायर एरियर जो भी बकाया है ब्याज का और प्रिंसिपल का। ठीक, तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा, एनबीएफसी से संबंधित थी। और नेक्स्ट टॉपिक इज फ्रॉम जनरल स्टडीज पेपर 1, सोशल इशूज से संबंधित है। देखिए, वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय का विश्व दिवस, ये 20 फरवरी को होता है। ठीक, और पहली बार ये 2007 में संयुक्त राष्ट्र जनरल असेंबली जो है उसने इसको डिक्लेयर किया था सामाजिक न्याय को 2007 में। ठीक, हर साल 20 फरवरी को होता है, इसको ध्यान रखिएगा। और इसका जो मेन मकसद यही है कि भैया सामाजिक न्याय हमें अचीव करना है थ्रू फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट, यानी कि आपका औपचारिक रोजगार के जरिए। ठीक, जिसमें कि अच्छा सामाजिक न्याय कैसे होगा, ठीक, कि सोशल सिक्योरिटीज़ होनी चाहिए, बीमा, जो भी कार्य कर रहा है, जो भी जिसको भी रोजगार मिला हुआ है, एम्प्लॉयड है, उसका बीमा होना चाहिए, वर्क करते समय कुछ चोट हो जाए, कुछ लग जाए, ठीक, उसको लीव भी मिलनी चाहिए, उसकी टाइमिंग होनी चाहिए, किस समय कब तक काम करेगा, ठीक, प्रोविडेंट फंड होना चाहिए, कि भविष्य निधि होनी चाहिए। ठीक, तो ये सारी चीज़ें जो है सामाजिक सुरक्षा के थ्रू सामाजिक न्याय इसमें मिलता है। ठीक, और इसमें ग्लोबल गोल्स होते हैं, यूनिवर्सल कॉल होता है सोशल जस्टिस के लिए, जिसके थ्रू गरीबी और असमानता को जो है पीछे छोड़ने का लक्ष्य है। 20 फरवरी ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट डेज हैं, ये पूछे जाते हैं। ठीक, अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है जनरल स्टडीज पेपर 3, डिफेंस एंड सिक्योरिटी संबंधित। देखिए, अभी प्रेसिडेंट का फ्लीट रिव्यू हुआ। अगर आप लोग से पूछ लिया जाए कि फ्लीट रिव्यू क्या है, तो ये नेवी से संबंधित है। ठीक, नेवी में जो भी युद्धपोत हैं हमारे, ठीक, जो भी सबमरीन हैं, जितने भी जहाज हैं, उनके जितने भी प्रकार हैं, सारे तो नहीं समीक्षा की जा सकती, सारों को देख तो नहीं दे सकते, लेकिन जितने प्रकार हैं नौसेना के, सबको जो है दिखाया जाता है। और राष्ट्रपति जिस नौका में बैठते हैं, जहाज में बैठते हैं, उसको प्रेसिडेंशियल जो है जहाज बोला जाता है, या फिर प्रेसिडेंशियल याट बोलते हैं इसको। ठीक, और इस बार जो 2022 में हुआ है उसका क्या नाम था, INS सुमित्रा। ये जरूर ध्यान रखिएगा, इंडिजिनियसली बिल्ट है, नेवल ऑफशोर पेट्रोल वेसल है। ठीक, INS सुमित्रा जो है प्रेसिडेंशियल याट बनी थी इस बार प्रेसिडेंट फ्लीट रिव्यू में, और ये 12वां प्रेसिडेंशियल फ्लीट रिव्यू था। ये हर साल नहीं होता है, जब भी कोई नए प्रेसिडेंट बनते हैं तो उनके कार्यकाल में एक बार होता है। इससे पहले जो हुआ था वो प्रणब मुखर्जी के टाइम पे हुआ था। उससे पहले कब हुआ होगा, उससे जो पहले प्रेसिडेंट थे उनके कार्यकाल में होगा, तो एक बार होता है, ये ध्यान रखना। 12वां इस बार का था। ठीक, कंट्री के जो प्रेसिडेंट होते हैं वो इसका समीक्षा करते हैं, देखते हैं सब, क्योंकि प्रेसिडेंट जो राष्ट्रपति हैं वो सुप्रीम कमांडर माने जाते हैं, होते हैं आर्म फोर्सेस के। ठीक, सो INS सुमित्रा आप लोगों को बता दिया। अच्छा, इसकी पहचान कैसे होती है, इसके दोनों तरफ जो है अशोक एम्बलम बना रहता है, और इसमें जो है प्रेसिडेंट स्टैंडर्ड ऑन द मास्ट। ठीक, तो ये भी इसमें रखा जाता है, हर टाइप की जो है शिप दिखाई जाती है। अच्छा, इसमें जो मर्चेंट शिप्स जो होती हैं वो भी वहाँ पे इसमें व्यापारी जहाज भी शामिल होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ लड़ाकू वाले ही टाइप के होंगे, डिफेंस या ऑफेंस वाले, मर्चेंट शिप भी होती हैं। इस बार कहाँ हुआ, विशाखापट्टनम में हुआ। 60 शिप, 55 एयरक्राफ्ट, सबमरीन, कोस्टल गार्ड, इन सब ने जो हिस्सा लिया। 11वां जो इससे पहले वाला हुआ था, 11 मतलब इस बार तो 12वां था, इससे पहले 11 हो चुके हैं। सबसे पहली बार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जो है प्रेसिडेंट जब थे तब हुआ था 1953 में। ठीक, और उसके बाद जो है नेक्स्ट वन वाज डन नॉट बाय द प्रेसिडेंट बट बाय द डिफेंस मिनिस्टर YB चौहान इन 1964। तो ये थोड़ा सा एक बार एक मतलब अपवाद है, तो इसको याद रखिएगा। सबसे पहले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी 1953 में हुआ। ठीक, और उसके बाद वाला जो हुआ था वो डिफेंस मिनिस्टर की देखरेख में हुआ था, प्रेसिडेंट में नहीं, 1964 में। और ये सिंस उसके बाद से हमेशा प्रेसिडेंट के उसमें होता, लास्ट टाइम 2016 में होता प्रणब मुखर्जी के जो है कार्यकाल में। और अभी जो रिव्यू है 2001 से लेकर 16 के बीच में, वो उसमें 2001 में और 2016 में इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू भी था, यानी कि कुछ बाहर की जो और भी कंट्रीज़ हैं उनके भी कुछ वेसल्स ने इसमें भागीदारी करी थी, पार्टिसिपेशन किया था। ठीक, प्रेसिडेंट फ्लीट रिव्यू 2022 विशाखापट्टनम, 75 साल इन द सर्विस ऑफ द नेशन, इंडियन नेवी। बहुत सारी चीज़ें इसमें थी। INS सुमित्रा जरूर याद रखिएगा। ठीक, और नेक्स्ट टॉपिक इज फ्रॉम जनरल स्टडीज पेपर 1, हिस्ट्री संबंधित है। देखिए, नवीन चंद्र सेन, ये एक बंगाली पोएट और राइटर थे। उनका 175वां जो है बर्थ एनिवर्सरी था। इन्होंने जो है बैटल ऑफ प्लासी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया को जो है डिस्क्राइब किया था, और उन्होंने इन दोनों को के जरिए बताया था कि ए नाइट ऑफ इटर्नल ग्लूम, अनंत उदासी की रात,
ठीक, प्लासी की लड़ाई और ब्रिटिश शासन के आगमन को इन्होंने इस तरीके से बताया था कि भैया नाइट ऑफ इटर्नल ग्लूम, मतलब कि अंधेरा ही छा गया हमेशा, ठीक, उदासी छा गई। और जो नवीन चंद्र सेन जो थे, इन्होंने नॉवल इनवर्स भानुमति इन्होंने लिखी थी, और साथ साथ ही साथ इनके जो ट्रेवल्स के बारे में था प्रवासर पत्र, इसकी वजह से इनको जो है फेम मिला था। इनकी 5 वॉल्यूम की ऑटोबायोग्राफी थी, ठीक है ना, आत्मकथा थी, अमर जीवन माई लाइफ, ठीक। और इसमें जो है इन्होंने कई सारी हिस्ट्री, पॉलिटिक्स की, सोशल एस्पिरेशन, जो महत्वाकांक्षाएं थी, सामाजिक आकांक्षाएं थी, उन सबको जो है बंगाली लिटरेचर में लिखा था लेट 19th सेंचुरी में। नाम क्या है? नवीन चंद्र सेन, ठीक, याद रहेगा ना। भानुमति और वो जो यार रखना, प्रवासर पत्र, इटर्नल नाइट ऑफ इटर्नल ग्लूम किसने बोला? नवीन चंद्र सेन जी ने। नेक्स्ट टॉपिक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जनरल स्टडीज़ पेपर 3 इकोनॉमी संबंधित। देखिए अभी इलेक्शन सिंबल से संबंधित कुछ जो है बीजेपी ने, सपा वालों को बोला, वो सब इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि सिंबल कौन देता है, किसको मिलता है, क्या चीज़ करनी पड़ती है, वो सारी चीज़ें जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो देखिए ये इलेक्शन सिंबल, रिजर्वेशन एंड अलॉटमेंट ऑर्डर 1968, चुनाव चिन्ह आरक्षण और आवंटन आदेश 1968 के अंतर्गत जो चुनाव आयोग होता है, इलेक्शन कमीशन, वो सिंबल अलॉट करता है जो भी कंटेस्ट कर रहा है, इलेक्शन लड़ रहा है, ठीक। अब इसमें कुछ चीज़ें हैं, ठीक। कुछ जो है पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी जो होती है, उनको मान्यता दी जाती है, जैसे कि राष्ट्रीय पार्टी है, स्टेट की पार्टी है, ये अलग, मतलब एक वो है। जैसे राष्ट्रीय पार्टी में क्या है कि आपको 6% से ज़्यादा जो है वोट मिलने चाहिए, ठीक है ना, और 2 सीट कम से कम जीतनी चाहिए, तो आपको जो है स्टेट इलेक्शन में तो मतलब आपको मिलेगा। स्टेट पॉलिटिकल पार्टी आप बनोगे, मान्यता मिलेगी। नेशनल पार्टी बनने के लिए जो है मिनिमम जो है आपका 6 वोट, मतलब ये वाला कुछ इसका जो सिस्टम है नेशनल पार्टी का, वो एक बार पढ़ लीजिएगा। तब आपको जब उतने आप वोट ले लोगे या फिर सीटें जीत जाओगे, तो कई सारी कंडीशन होती हैं, ठीक। तो उस पर फिर आपको मान्यता दी जाती है, आप रिकॉग्नाइज्ड हो जाते हो, ठीक। तो आपका एक अपना इलेक्शन सिंबल होता है, जैसे कि आपने देखा होगा कि बीजेपी का अपना अलग है कमल, तो जो भी बीजेपी के टिकट से लड़ेगा उसको कमल ही मिलेगा, समझ में आ रहे हो। तो ये चीज़ है। अच्छा, सपा जो है वो नेशनल पार्टी नहीं है, ये भी ध्यान रखिएगा। इस समय हमारे यहाँ कितनी नेशनल पार्टी हैं? 10 हैं। उसके क्या नाम है वो जो बताइएगा। और क्वेश्चन ये है कि नेशनल पार्टी और स्टेट पार्टी को कैसे जो है मान्यता दी जाती है, उसकी कुछ कंडीशंस होती हैं, शर्तें, जो पार्टी या पॉलिटिकल पार्टी इसको पूरा करती हैं उनको दिया जाता है। वो जरूर शर्तें आप लोग जो है पेपर पे लिख के दीजिएगा, आज का ये क्वेश्चन है, ठीक। ये चीज़ें हैं। इससे आज मुझे ये भी पता चल जाएगा कि कौन कौन वीडियो देखता है, कौन कौन नहीं देखता है, जो लोग हमारे साथ टेलीग्राम पे जुड़े हुए हैं। एक पर्सन, अगर देखिए कोई भी ऐसा भी पर्सन हो सकता है अगर जो इंडिपेंडेंट लड़ रहा हो, यानी कि निर्दलीय, कोई इसका दल नहीं है, तो वो जो है आपका उसको इलेक्शन कमीशन के पास वो जाएगा। इलेक्शन कमीशन के पास में एक लिस्ट होती है फ्री सिंबल की, उस सिंबल में से वो 3, उसी लिस्ट में से 3 जो है चुन के देता है सिंबल इलेक्शन कमीशन के पास में, जब वो पर्चा अपना भर रहा होता है नॉमिनेशन पेपर। और उसके बाद जो है फिर उसमें से कोई इसको एक सिंबल मिल जाता है, उस पर वो लड़ता चुनाव। अच्छा, कोई और सिंबल इसके अलावा, लिस्ट के अलावा नहीं दे सकते हैं, ध्यान रखिएगा। और जो भी रिकॉग्नाइज पार्टी, जो मान्यता प्राप्त पॉलिटिकल पार्टी, उससे अगर कोई लड़ा तो उनका जो रिजर्व होता है सिंबल वही मिलता है, ठीक। तो ये चीज़ मैंने आप लोग को पहले ही बता दी, ठीक। और इसके अलावा देखिए, मान लीजिए कोई एक स्टेट की पॉलिटिकल पार्टी है, वो स्टेट पार्टी जो है आपकी जाके कहीं और लड़ना चाहती है, जैसे समाजवादी पार्टी जो है यूपी में, तो वो स्टेट पार्टी यूपी में तो है, लेकिन वो मान लीजिए कहीं और स्टेट में जाके लड़ना चाहती है, तो वो अपना सिंबल रिजर्व कर सकती है, लेकिन बशर्ते उस स्टेट में कोई ऐसी पार्टी ना हो जो है स्टेट लेवल रिकॉग्नाइज पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी, जिसके पास भी सेम ही जो है इलेक्शन सिंबल हो, ठीक। तो उस केस में क्या होगा फिर, जो है जिसको वहाँ से मिला हुआ है, स्टेट पार्टी बना हुआ, और यहाँ से जैसे समाजवादी पार्टी यहाँ से जा रहा है, उसके साइकिल है निशान, और किसी स्टेट में क्या वहाँ पे भी कोई मान्यता प्राप्त राज्य मान्यता प्राप्त जो है पॉलिटिकल पार्टी, उसके बाद भी साइकिल है, तो फिर इस सपा को जो है चेंज करना पड़ेगा, ठीक। तो ये ऐसा है भी, जैसे कि ये फेडरल पार्टी ऑफ मणिपुर है, और द्रविड़ मुनेत्रा कागजम है, डीएमके है, इसका राइजिंग सन सिंबल है, ठीक। तो अगर कोई पार्टी, इफ वन ऑफ द पार्टीज विश टू ओपन देयर अकाउंट इन देयर अदर स्टेट, इट विल हैव टू कंटेस्ट ऑन ए डिफरेंट सिंबल, तो वो अपने डिफरेंट सिंबल पे जो जा रहा है उसको चेंज करना पड़ेगा, जिसको जहाँ से मिला हुआ उसका वही रहेगा, रिजर्व रहेगा, ठीक। तो ये चीज़ें हैं। और 2 या 2 से ज़्यादा रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टी जो है वो सेम सिंबल पे चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन सेम स्टेट में नहीं लड़ सकते हैं, अलग अलग।
क्योंकि यार फिर कन्फ्यूज़न हो जाएगा ना, लॉजिकल बात है। बाकी क्या क्या कंडीशंस होती हैं वो आपको पता ही है। इसके अलावा देखो एक चीज़ और ये भी होती है कि इलेक्शन कमीशन जो है मान्यता को रद्द भी कर सकता है, अनरिकॉग्नाइज भी कर सकता है, अगर जो कंडीशंस हैं, चाहे वो नेशनल पॉलिटिकल पार्टी की हो चाहे स्टेट पॉलिटिकल पार्टी की हो, उन कंडीशन को इलेक्शन हुआ, जनरल इलेक्शन हुआ, सामान्य इलेक्शन, बाई इलेक्शन की बात नहीं हो रही है, ठीक। तो जो जनरल इलेक्शन हुआ उसमें मान लीजिए अगर पॉलिटिकल पार्टी ने जो मान लीजिए स्टेट की थी या नेशनल की थी, तो उसने वैलिड वोट उतने प्राप्त नहीं किया, फिर सीटें नहीं जीती, तो उसको डी रिकॉग्नाइज भी कर दिया जाता है, उसकी मान्यता को रद्द भी किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको एक प्रो टिप देना चाहता हूँ कि इलेक्शन कमीशन जो है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को, मान्यता प्राप्त तो बाद में होगा, रजिस्टर तो कर सकती है लेकिन डी रजिस्टर नहीं कर सकती है, ठीक। पंजीकरण तो करती है लेकिन आप पंजीकरण नहीं कर सकती है अगर वो काम ढंग से नहीं कर रही है तो, ठीक। लेकिन वहीं अगर रिकॉग्नाइज्ड वाली बात है तो डी रिकॉग्नाइज कर सकती है। ये थोड़ा सा एक अपवाद है और पॉलिटी में अपवाद पर जो है क्वेश्चन बनते हैं, बनते आए हैं, बनते रहेंगे, ये ध्यान रखिएगा। मैं वैसे काम कर रहा हूँ कि पूरी एक बुक बनाऊंगा, अभी तक किसी ने भी नहीं बुक इस तरीके की बनाई है जो पॉलिटी के हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ अपवाद जो हैं उन्हीं के ऊपर होगी, और वो लास्ट टाइम रिवीजन के लिए होगी, जो कि बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। तो कैसा लगा आज का आप लोगों को सेशन? अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक का बटन तोड़िए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जुड़िए, शेयर सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करिए आंसर्स को, बिकॉज इट हेल्प्स यू टू एक्सरसाइज योर ब्रेन पावर, ठीक। तो चलिए कल फिर से मुलाकात होगी सुबह 6 बजे, तब तक के लिए आप लोग से लेते हैं अलविदा। जय जय भारत, ऑल द वेरी बेस्ट है, वंदे वंदे मातरम।